हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सारी जानकारी दी थी। वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, वहाँ की जो जलवायु है, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं अफ्रीका से, जो कुछ भी पूछा जा सकता है, वो सारा कुछ मैं आपको करा चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उत्तरी अमेरिका से, वो सारे के सारे मैं इन वीडियोस में कवर करूँ। और नॉर्थ अमेरिका के लिए भी दो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप को पूरा करने के लिए दो वीडियोस की जरूरत पड़ी थी, ऐसे ही इसके दो पार्ट होंगे और ये उसका पहला पार्ट है। आज इस वीडियो के साथ में मैं नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करूंगा। ओके। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो पहली बार गेट सर्कल पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप यूपी पीएससी, एमपी पीएससी जैसे किसी भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, और जो यूपी पीएससी के जो तमाम सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आर ओ, ARO, बीईओ वगैरह, तो उन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर जो पूरे विषय के बारे में सारा कुछ पढ़ाया जाता है, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए बिना, सेल्फ स्टडी करके। ओके, तो अभी अधिक समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, उसके खोजकर्ता कौन है ना। तो आप सबको पता होगा कि कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी। ओके, 1492 में। ओके, ये निकले थे इंडिया की खोज करने और पहुंच गए नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। तो आपसे ये फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अच्छा, भारत की खोज किसने की थी? जो भारत का जो मार्ग, समुद्री मार्ग है, उसकी खोज किसने की थी? आप जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपसे पूछा जाता है। इसके बाद इनकी ये देख लीजिए, जो आपका उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है, ये विश्व में तीसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। सेकंड नंबर पर है वो अफ्रीका, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। और थर्ड नंबर पर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। इसकी सीमाएं देखिए। जो उत्तर में ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इसकी सीमा मिलती है आपको आर्कटिक महासागर, यहाँ तक है आपका नॉर्थ अमेरिका। जो ग्रीनलैंड महाद्वीप है, सॉरी, जो ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही आता है। लेकिन अ, ये ये जो है, जो ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके, बट ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। तो उत्तरी जो सीमा हुई उत्तरी अमेरिका की, तो वो है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। पूर्व में आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, और पश्चिम में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और दक्षिण में आपको दक्षिण अमेरिका, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप मिलेगा, और साथ ही साथ आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक। तो ये इनकी सीमाएं हैं उत्तरी महाद्वीप की। और जो दक्षिण महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दक्षिण महाद्वीप। तो यहाँ पे पनामा कैनाल है, पनामा नहर, पनामा कैनाल, इसके माध्यम से ये अलग होता है आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, और इस पे डेनमार्क का अधिकार है, इसे याद रखिएगा। अब कुल देश की अगर बात करें, तो कुल 29 देश हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक। अफ्रीका के महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपको पिछले वीडियो में ही बताया है मैंने, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कुल 29 कंट्रीज हैं, और इनमें सबसे जो बड़ा देश है वो है कनाडा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है कनाडा। ओके। जब आप अमेरिका की बात करते हैं, तो यहां पर आपको एक उत्तरी अमेरिका मिलता है, जिसके बारे में आपको भी बता रहा हूं। ओके। इसके बाद इसके दक्षिण में आपको मिलता है दक्षिण अमेरिका, जो नेक्स्ट वीडियो में जिसके बारे में बताऊंगा आपको पूरा, जब उत्तरी अमेरिका कंप्लीट कर लूंगा। और उसके बीच में आता है मध्य अमेरिका। ठीक है। मध्य अमेरिका कोई
अलग से महाद्वीप नहीं है, ठीक। तो जो मध्य अमेरिका है उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता है उत्तरी अमेरिका के अंदर, और कुछ जो देश हैं मध्य अमेरिका के वो द्वीपीय कंट्री हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे इसको विभाजित किया जाता है। अब देखिए जो मध्य अमेरिका है इसमें आपका मैक्सिको आता है, मैक्सिको को मध्य अमेरिका में काउंट किया जाता है, मैक्सिको। इसके अलावा जो आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे आपके ग्वाटेमाला, है ना, ये सारे आइलैंड्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तमाम सारे कंट्रीज हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे ना ये सीमा स्टार्ट हो रही है मैक्सिको की, तो मैक्सिको और ये जो सारे कंट्रीज हैं, छोटे छोटे से कम कंट्रीज हैं ये, है ना, हवाना, जमैका, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सारे मिलके इस एरिया को बोलते हैं मध्य अमेरिका, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला आइलैंड है, सॉरी जो कॉन्टिनेंट है मतलब महाद्वीप, वो है दक्षिण अमेरिका। ओके, तो मध्य अमेरिका का जब कभी टर्म आए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तो सबको ही जानता है, सबको ही पढ़ता है, पर मध्य अमेरिका का टर्म नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर कहीं आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो तमाम सारे यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, कोस्टा रिका, साल्वाडोर, तो ये आपसे पूछा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में आते हैं, दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, मध्य अमेरिका में आते हैं, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, अब हम उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख जल संधियों के बारे में बात करेंगे। जल संधि मतलब स्ट्रेट, ये क्या होते हैं? देखो, जल संधि का मतलब क्या है? जल संधि मतलब कि दो वाटर बॉडीज को, जैसे एक ये कोई छोटा सा समंदर है या कोई खाड़ी है ना, और दूसरी कोई बॉडी है अगर, तो इनके बीच जोड़ने वाली कोई लिंक, है ना, कोई कनेक्शन बना हो जिससे ये पानी आपस में जुड़ा हो, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहां पर एक स्थल होगा, कोई जमीन होगी, है ना, यहां पर भी जमीन होगी, और उसके बीच में ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, बीच में गैप होगा जिससे कि पानी जा रहा होगा। और ये जब समुद्र के आप एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये काफी चौड़ा होता है, जिससे कि शिप्स वगैरह आराम से जा सकते हैं, ठीक है, काफी जगह होती है यहाँ पे। तो इस तरह की जो ये कनेक्शन होता है दो दो वाटर बॉडीज का, तो उन्हें हम जल संधि बोलते हैं। ओके, तो उत्तरी अमेरिका में भी तमाम सारी जल संधियां पाई जाती हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इन चारों को आप याद रखिए कि ये जो वाटर बॉडीज हैं, ये जो जल संधियां हैं वो किन किन वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं या किन किन जमीनों के बीच में है, ठीक। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे बेरिंग जल संधि, ठीक। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है या बेरिंग जल संधि है वो देखिए यहाँ पर है मैप में, ये देखिए ये है बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपको, ये अलास्का है ना, अमेरिका का हिस्सा है ये अलास्का, ये है एशिया महाद्वीप का पार्ट, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में ये गैप है जहां से पानी है, और ये किसको इसको जोड़ता है, आपका ये आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, है ना। तो और जब आप इसके पास जाएंगे तो इस जो इधर का पोर्शन को चुक्की सी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेरिंग सी, ठीक है। चुक्की सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जमीन का हिस्सा जो निकला हुआ है, ये है ना, इसको बोला जाता है चुक्की प्रायद्वीप। ये रूस का हिस्सा है, रूस के अंडर आता है चुक्की प्रायद्वीप, है ना। तो एक तरीके से ये जो बेरिंग स्ट्रेट है वो चुक्की प्रायद्वीप और अलास्का के बीच में है, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं रूस और अलास्का के बीच में है, तो रूस के अंदर ही है ये प्रायद्वीप चुक्की प्रायद्वीप। तो चुक्की प्रायद्वीप और अलास्का के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है डेविस जल संधि, ठीक। तो डेविस स्ट्रेट, अब ये देखिए ये डेविस स्ट्रेट है, ओके। तो ये किस किस को जोड़ रहा है, ये ग्रीनलैंड, ये देखिए ये जो लैंड मास है ये ग्रीनलैंड है, और यहां पे है बेफिन आइलैंड, ठीक। तो ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड के बीच में है डेविस स्ट्रेट, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मिलेगी हडसन जल संधि। हडसन देखिए यहां पर है, ये हडसन स्ट्रेट, तो ये किस किस के बीच में है, ये आपका बेफिन लैंड है, और ये आपका उनगावा प्रायद्वीप, ये देख रहे हैं आप, ये जो पेनिनसुला बन रहा है ये आपका कनाडा के अंदर आता है,
और कनाडा का हिस्सा है ये उनगावा प्रायद्वीप। तो बैफिन आइलैंड और उनगावा प्रायद्वीप के बीच में है हडसन जल संधि। और चौथी है आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, तो ये किसके बीच में है? ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है। तो क्यूबा ये देखिए यहां पर है, फ्लोरिडा ये है, तो इस ये वाली जो गैप है ना, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो ये चार काफी इंपॉर्टेंट थे, तो आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जो आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उसको ना चार भाग में विभाजित किया जाता है। जब स्थलाकृति के आधार पर अमेरिका को चार पार्ट्स में विभाजित करते हैं। पहला है आपका रॉकी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, रॉकी पर्वतीय प्रदेश मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला है, ये पूरी जो माउंटेनियस रेंज है, ये पूरी जो है रॉकी पर्वतीय प्रदेश के अंदर आता है। दूसरा है अमेरिका का विशाल मैदान, अमेरिका का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन। ये जो हिस्सा आपके बीच का है ये ग्रेट प्लेन के अंदर आता है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, अरे ये देखिए ये पूरा जो दिख रहा है ये ग्रेट प्लेन है, रॉकी के ईस्ट में, पूर्व में स्थित है ग्रेट प्लेन। तो ये दूसरा हिस्सा होता है। इसका तीसरा है अपलेशियन पर्वतीय भाग। एक और पर्वत श्रृंखला है अपलेशियन पर्वतीय भाग। ये अपलेशियन माउंटेन यहां पर है, ये देखिए ये मिनरल्स मतलब खनिज लवण के दृष्टिकोण से बहुत रिच जगह है। और इसका चौथा जो इसका है वो है तटीय मैदान। तटीय मैदान जो तट है तमाम सारे जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर तमाम सारे जो तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरीके से चार भाग में अमेरिका की स्थलाकृति को विभाजित किया जाता है। ओके, तो अमेरिका का जो ये पश्चिमी भाग है पूरा, इसको बोला जाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। तो इसी में आपकी ये रॉकी पर्वतीय श्रृंखला आती है। अब जो रॉकी पर्वत है ये विश्व की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद सेकंड नंबर पर है। जो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, जब हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड नंबर पे जो पर्वत श्रृंखला आती है लंबाई के मामले में वो है रॉकी। इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। मतलब जो लंबाई से देखेंगे श्रृंखला का वो 4800 किलोमीटर तक लंबी है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम भी आप याद रखिए। जैसे आपकी अलास्का पर्वत श्रृंखला है, ये आपके अलास्का में पाई जाती है, यहां पर अलास्का रेंज, ये देखिए। ओके, अलास्का रेंज यहां पर है। इसके बाद कास्केड तटीय श्रेणी है, कास्केड, ये देखिए कास्केड रेंज। ठीक है, तो ये तट में पाई जाती है, तटीय श्रेणी है कास्केड पर्वतीय श्रृंखला। और ये सारा कुछ पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंदर आता है ना। पश्चिमी कॉर्डिलेरा मतलब जितना भी पश्चिमी भाग है अमेरिका का, सब पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो उसी को हम पश्चिमी कॉर्डिलेरा बोलते हैं, जिसके अंदर रॉकी पर्वतीय श्रृंखला है पहली, इसके बाद अलास्का भी उसी के अंदर है, कास्केड पर्वतीय श्रृंखला आती है। इसके बाद सियरा नेवादा और सियरा माद्रे। ओके, सियरा माद्रे। तो एक ये दूसरी पर्वत श्रृंखला अलास्का, तीसरी कास्केड पर्वतीय श्रृंखला, चौथी सियरा नेवादा और पांचवी है सियरा माद्रे। सियरा नेवादा जो है वो पर्वत श्रृंखला यहां पर है। ओके, और सियरा माद्रे ये नीचे वाली सियरा माद्रे, ये पूरी यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है वो सियरा माद्रे है। यहाँ पे नेवादा जो कास्केड रेंज है उसके नीचे जो यहाँ वाली है पर्वत श्रृंखला वो है सियरा नेवादा। ये देखिए यहाँ पे ये है सियरा नेवादा। ओके, तो आप शुरुआत से देख सकते हैं ये आपके अलास्का रेंज है। ये मैं अभी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बारे में बात कर रहा हूँ। ये
अलास्का रेंज से स्टार्ट होती है, पहली आई। इसके बाद ये आपकी रॉकीज माउंटेन, ये सेकंड है। इसके बाद आपकी आती है कास्केड रेंज, यहाँ पे आपको मिलेगी कास्केड रेंज, ओके, इधर पे। इसका चौथी है सीरा नेवेदा, सीरा माद्रे, ओके। ये सारा कुछ मिला के बनेगा आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। अब अगर हम बात करें अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये सबसे ऊंची चोटी है अमेरिका की, और इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनले एक सक्रिय ज्वालामुखी है और अलास्का में स्थित है, ओके। अब इन पर्वतों के बाद बारी आती है पठार की, प्लेटू। तमाम सारे प्लेटू पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। तो अब आप ये समझिए कि पठार होता क्या है। ठीक है, पर्वत तो आप समझते हैं कि जैसे ये एक माउंटेन है ना, ये एक पर्वत है। इस तरह की जो स्थलाकृति होती है उसे हम पर्वत बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब आप ऊपर से इसको काट दीजिए, सपोज ये पोर्शन आपने निकाल दिया, ठीक है, मतलब तो क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। तो ये होता है आपका पठार, मतलब समुद्र तल से ऊंची ऊंची जमीन हो, एक टेबल की तरीके से उठी हो, है ना, इस तरीके से। तो ये है आपका पठार। मतलब जब ये आपके जो पर्वत होते हैं, जब इनका अपर्दन होता चला जाता है, अपर्दन होता चला जाता है, तो ये ऊपर से खत्म हो जाता है और फिर पठार के तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पठार समझ गए ना, कि जमीन जो है अपने लेवल से ऊपर उठ जाती है, तो उसे आप पठार बोलते हैं। तो कुछ पठार पाए जाते हैं, आपका एक अलास्का का पठार है, अलास्का पठार। दूसरा आपको कोलंबिया पठार मिलेगा। इसके बाद मिलेगा ग्रेट बेसिन। ये देखिए आपका अलास्का, यहां पे ये पठार मिलता है आपको। इसके बाद कोलंबिया प्लेटू, ये देखिए कोलंबिया प्लेटू ये मिलेगा। इसके बाद ग्रेट बेसिन, ये जो जगह है यहां पर है ग्रेट बेसिन। तो ये यहां का अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। और इसके आगे है कोलोराडो, कोलोराडो पठार। ये देखिए ये है आपका कोलोराडो पठार। इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो पठार है, यहां पे लिखा नहीं है, ये ग्रेट बेसिन प्लेटू है। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। और यहाँ पे अंतः प्रवाह बेसिन है, एक तरीके से ये अंतः प्रवाह बेसिन, मतलब यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो समुद्र तक नहीं पहुंचती और इसी में ही लुप्त हो जाती हैं, उसे बोलते हैं अंतः प्रवाह बेसिन। जैसे हमारे यहाँ पे लूनी नदी राजस्थान में बहती है, वो समुद्र तक नहीं पहुंचती और उसके पहले ही लुप्त हो जाती है। तो इस तरीके के प्रवाह को अंतः प्रवाह बेसिन बोलते हैं, जो कि ग्रेट बेसिन में होता है। और इसके बाद जो पांचवा है वो है आपका मैक्सिको का पठार, ओके। तो 5 प्लेटू मुख्य रूप से पाए जाते हैं अमेरिका के अंदर, और इनमें जो सबसे बड़ा है वो है ग्रेट बेसिन, ओके। इसके बाद जो दूसरा मैंने बताया था आपको, ग्रेट प्लेन। तो ये जो आपके मैदान है, अमेरिका के विशाल मैदान, ये देखिए ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है जो उसके पूर्व से स्टार्ट होते हैं, यहां पे खत्म होते हैं। ये जो पूरा हिस्सा है ये ग्रेट प्लेन है, ओके। तो ये आप मैप में देखते चलिए कि रॉकी माउंटेन के पूर्व से स्टार्ट होते हैं और ये करीब करीब आपके जो अपलेशियन पर्वत हैं ये, तो इसके वेस्ट में आके खत्म होते हैं और नीचे चले आते हैं मैक्सिको की खाड़ी तक, ओके। तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहां तक ये फैले हुए हैं। तो इसलिए ये बहुत विशाल मैदान है, और यहाँ पर जो यहाँ की जमीन है बहुत उपजाऊ है खेती के लिए, कृषि के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा मक्का और गेहूं वगैरह की खेती होती है। इसके बाद इस महाद्वीप की जो पूर्वी भूमि है ये थोड़ी उठी हुई है और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत पाए जाते हैं, ओके। इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ का जो भाग है, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं
कैनेडियन भूखंड, कैनेडियन शील्ड, ठीक है। तो ये जो उत्तरी हिस्सा है कनाडा में, इसको बोला जाता है कैनेडियन शील्ड या लॉरेशियन शील्ड भी बोलते हैं, लॉरेशियन शील्ड। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हिमोड़ों का जमाव हुआ था, उसके पिघलने की वजह से बहुत सारा पानी बना और उसकी वजह से बहुत सारी लेक्स बनी, बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ। तो जैसे बहुत सारी झील हैं कनाडा में के अंदर, ग्रेट स्लेव, इसके बाद आपकी ग्रेट बियर, रेंडियर लेक, लेक विनीपेग, ये सारी झीलें आपके कनाडा में पाई जाती हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहां से, ये देखिए बहुत सारी लेक, ये ग्रेट स्लेव है, ये ग्रेट बियर लेक है ना। तो यहाँ पे तमाम सारी झीलें देखिए बनी हुई हैं। तो ये हिस्सा जो है झीलों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेशियन शील्ड। ओके, इसके अलावा अमेरिका में जो हमारा यूएसए है, उसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण लेक पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, महान झीलें, अमेरिका की महान झीलें। ओके, तो ये जो झीलें हैं ये लॉरेशियन शील्ड के दक्षिण में पाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी जो 5 झीलें हैं ये आपके लॉरेशियन शील्ड या कैनेडियन शील्ड भी बोलते हैं इसको, तो कैनेडियन शील्ड के में पाई जाती हैं, और इसके दक्षिण में अमेरिका की वृहद झीलें हैं, अमेरिका की महान झीलें बोल दिए, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। ओके, ये 5 हैं, तो पांचों का नाम याद रखिए, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। तो इन 5 के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए यहां पे आपकी लॉरेशियन शील्ड है ऊपर, यहां पे खत्म होती है, तो उसका दक्षिणी हिस्सा है साउथ। यहां पर 5 ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका की। पहली है लेक सुपीरियर, ठीक। इसके बाद आप थोड़ा आगे आइए तो मिलेगी लेक ह्यूरोन, यहां पर है लेक मिशिगन, इसके बाद है लेक इरी और लेक ओंटारियो। और इन सभी झीलों को आपस में जोड़ा गया है, कुछ तो नेचुरली जुड़ी हैं और जो नेचुरली नहीं जुड़ी हैं उनको कैनाल बना के, यहाँ पे ये देखिए, तो इनको कैनाल बना के ऐसे जोड़ दिया गया है। तो इनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक बार आप देखिए, सुपीरियर, लेक सुपीरियर, ओके, लेक ह्यूरोन, लेक मिशिगन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। ये जो 5 लेक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको जरूर से जरूर याद रखना है। और इन लेक्स में जो सुपीरियर लेक है ये मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है, जो ताजा पानी है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील, याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, विश्व की। इसके बाद देखो ये जो लेक है यहां पे एक नहर बनाई गई है जिसके द्वारा सुपीरियर और ह्यूरोन लेक को जोड़ा जाता है। ये जो नहर है यहाँ पे इसको बोलते हैं सू नहर, सू कैनाल, ओके। इसके बाद देखो मिशिगन ह्यूरोन से जुड़ी हुई है, ठीक। इसके बाद हुरोन को जोड़ा गया लेक इरी से, और जो ये जो कैनाल है वो इरी कैनाल कही जाती है, इरी नहर, ओके। और इसके बाद जो इरी को ओंटारियो से जोड़ा गया है, ये वाली जो नहर आप देख रहे हैं ये है वेलैंड नहर, ठीक। इसके बाद ये आपकी सबसे आखिरी में है लेक ओंटारियो, और इससे जुड़ जाती है आपकी, इसको जोड़ दिया जाता है सेंट लॉरेंस नदी से, सेंट लॉरेंस, और ये फिर यहां से ये सीधे कनेक्ट हो जाता है आपका अटलांटिक महासागर से। इसलिए एक समय में सेंट लॉरेंस नदियों के द्वारा जो परिवहन होता था उसमें विश्व की सबसे ज्यादा व्यस्त नदी थी सेंट लॉरेंस
पर अभी जो है चीन की जो नदी है यांगचे वो हो चुकी है। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, इनकी जो स्थिति पूछी जाती है वेस्ट से ईस्ट के लिए, है ना, पश्चिम से पूर्व में इनकी क्या पोजीशन है, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लेक सुपीरियर मिलेगी, सबसे पहले आपको लेक सुपीरियर मिलेगी, फिर मिशिगन, फिर हुरोन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। तो याद रखिएगा, सुपीरियर से मिशिगन, फिर हुरोन, फिर ईरी से फिर ओंटारियो। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट का जो आपका पैटर्न है वो, इसे याद रखिएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं आपको उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा, और इसमें मैं आपको 8 नदियों के बारे में बताने जा रहा हूं, और ये 8 की 8 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे जो भी जुड़े हुए फैक्ट हैं वो आप याद रखिए, आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिसिसिपी मिसौरी। अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये जो नदी है एक्चुअली, ये मिसिसिपी एक अलग नदी है, मिसौरी एक अलग नदी है। ये दोनों अलग अलग उद्गम क्षेत्रों से निकलती हैं और एक जगह आके सेंट लुइस पर आके ये मिल जाती हैं। ठीक, तो आप मैप में देखिए, मैं आपको सारी चीजें मैप के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये नदी है आपकी मिसौरी, ये यहां से स्टार्ट हो रही है रॉकी माउंटेन से। ओके, ये आती है और एक ये धारा आती है मिसिसिपी की, और ये मिलके फिर मिसिसिपी मिसौरी नाम से बहती हैं। ये जगह है सेंट लुइस। ओके, और आके फिर ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो कहां पर मिलती है ये याद रखिए, सेंट लुइस पे। और ये नदी बहुत ज्यादा फेमस है अपने डेल्टा के कारण। इसका जो डेल्टा होता है वो बर्ड फूट डेल्टा है। ये जो अपना डेल्टा बनाती है वो देखने में ऐसा लगता है कि किसी चिड़िया का पंजा है, वैसा इसका चित्र बनता है। बर्ड फूट डेल्टा, पक्षीपाद डेल्टा, पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, और इसके लिए ये फेमस है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है विश्व में जो एक बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, तो आप खटाक से अपना आंसर करेंगे मिसिसिपी मिसौरी। ओके, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है कोलोराडो रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोलोराडो प्लेटू है वहां से निकलती, ये देखिए कोलोराडो प्लेटू, तो यहां से ये नदी निकलती है, और ये काफी ज्यादा फेमस है दो चीजों के लिए, क्योंकि इस नदी पर ग्रैंड कैनियन स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ग्रैंड कैनियन ये कहां पर स्थित है, कोलोराडो नदी पे। और ये जो नदी है ये डेथ वैली से भी निकलती है। डेथ वैली है जो अमेरिका में एक जगह, वहां से पास होती है ये नदी कोलोराडो रिवर, और बहुत गहरे गॉर्ज बनाती है ये नदी कोलोराडो। ठीक है, तो डेथ वैली एक्चुअली अमेरिका में बहुत फेमस प्लेस है, और यहाँ ये जो डेथ वैली जगह है ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान। ओके, सबसे गर्म स्थान। विश्व में सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है, अल अजीजिया। अल अजीजिया लीबिया में जगह है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, विश्व में सबसे अधिक गर्म स्थान। ओके, और गर्म स्थान के मामले में अल अजीजिया और डेथ वैली दोनों का कंपटीशन भी चलता रहता है। पर अभी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप आंसर करेगा अल अजीजिया। ओके, तो ये आप कोलोराडो रिवर के बारे में समझ चुके हैं। कोलोराडो पठार से निकलती है, ग्रैंड कैनियन इसी नदी के ऊपर स्थित है, बहुत गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और डेथ वैली से होकर ये गुजरती है। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक गर्म स्थान है। अब हम बात करेंगे हडसन नदी के बारे में। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। जो हडसन नदी है ये यहाँ पे जो न्यूयॉर्क प्रांत है वहां के एडिरॉन पर्वत से निकलती है, एडिरॉन। ओके, ये आप नदी देख रहे हैं, ये वाली, ये है हडसन रिवर, ये ऐसे जा रही है, ये यहीं पर है, न्यूयॉर्क स्थित है, न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी यहीं पे स्थित है। तो यहीं से ये निकलती है, एडिरॉन पर्वत से नदी निकलती है, और न्यूयॉर्क शहर इसी नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूयॉर्क सिटी है
न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? हडसन नदी पर। और आगे यहां से निकल के सीधे अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ओके, इसके अलावा इरी नहर के द्वारा हडसन नदी को वृहद झीलों से जोड़ा गया है। ओके, अब हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट नदी जो कि सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों? क्योंकि बताया मैंने, कभी ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग था। आपके जो सबसे आखिरी की जो आपकी जो झील है ओंटारियो, है ना, ये देखिए ये है ओंटारियो। तो यहां से ये ऐसे आके अटलांटिक ओशन से ये जुड़ती है। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नियाग्रा फॉल्स है, नियाग्रा जलप्रपात, ये कहां पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियाग्रा फॉल्स किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस पर। ओके, अब हम बात करेंगे रिवर मैकेंजी की। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, कनाडा की बिगेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी। ओके, इसके बाद ये देखिए, ये ग्रेट स्लेव लेक है। ये वाली जो झील देख रहे हैं आप, ये ग्रेट स्लेव लेक, कनाडा की जो लेक है मैंने बताया था, यहां से ऐसे निकलती है और ये ऐसे जाके ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है। ये देख रहे हैं मैकेंजी, तो कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, ब्यूफोर्ट सागर है, उसमें जाके गिर जाती है। ये आर्कटिक सागर का एक हिस्सा है। ओके, अगली नदी है कोलंबिया नदी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोलंबिया नदी है, इस पे दो बांध स्थित हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक है ग्रैंड कूली, यहां पे दिख नहीं रहा है, एक मिनट, यहां पर है आपका ग्रैंड कूली बांध और दूसरा है बोल बिले, बोल बिले डैम। दो डैम स्थित हैं किस पे? कोलंबिया नदी पर। आप इसको नोट करते जाइएगा। कोलंबिया नदी पर दो बांध स्थित हैं, ग्रैंड कूली और बोल बिले डैम। ठीक, और ये जो नदी है कोलंबिया नदी, यहां पे है, रॉकी पर्वत से निकलती है और जाके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यहां पे नदी बहती है। यहां पे ये नदी बहती है ऐसे। अगली है रियो ग्रांडी नदी। जो रियो ग्रांडी नदी है, ये यूएसए और मैक्सिको, इनके बीच सीमा बनाती है। ये देखिए रियो ग्रांडे, ये आके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। तो रियो ग्रांडे, आप ये इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी नदी है जो यूएसए मतलब अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट नदी है वो है यूकॉन नदी। ये बहती है अलास्का रेंज में। ये देखिए यूकॉन, ये है यूकॉन नदी। ठीक, तो ये जाके बेरिंग सी में गिर जाती है। ओके, बेरिंग सी में ये गिरती है और बेरिंग सी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है यूकॉन। कहां पर बहती है? अलास्का रेंज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में जो अमेरिका की स्थलाकृति है उसके बारे में पूरा समझा। इंपॉर्टेंट, कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद हमने जो लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स अमेरिका की, उनके बारे में पूरा समझा। और जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली अमेरिका की। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का। इससे आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे परीक्षा में। ओके, जो इसका सेकंड पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें जो बचे हुए तथ्य हैं अमेरिका से रिलेटेड वो सारे हम करेंगे। यहाँ की जलवायु के बारे में, यहाँ की कृषि के बारे में, ठीक है, और जो यहाँ पे मिनरल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो किस किस चीज के लिए फेमस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आपका उत्तरी अमेरिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहा हूं और आप इन सब चीजों को लिखते जा रहे हो, अपने नोट्स बनाते जा रहे हो। ओके, चूंकि यहाँ पे मैं चीजों को मैप के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो मैं नोट्स के फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा और आपको पिक्चर्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो मतलब ना मज़ा नहीं आएगा। ज्योग्राफी में यही होता है, जब आप मैप में देख देख के चीज़ें पढ़ते हो तो आपको उनके याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अभी भी मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ते हो तो आप एटलस अपनी साथ रखो। कई बार क्या होता है, इन वीडियोस में जो पिक्चर्स होती हैं वो छोटी होती हैं तो आपको ठीक से दिखता नहीं है। तो आप अपनी एटलस में जहां पर भी मैं मार्क कर रहा हूं, आप वहां पर उसको देखो। ओके, तो आपको अपने एटलस में ठीक से दिख जाएगा। आप चाहो तो वहीं पे अपने हाईलाइटर से या मार्कर से उसको मार्क भी करते चलो, और जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप उन पॉइंट्स को डायरेक्ट एटलस में लिख सकते हो। मेरी जो खुद की एटलस किताब है पूरी रंगी हुई है, मतलब मैंने सब कुछ एटलस में लिख रखा है। अगर मुझे अभी अफ्रीका महाद्वीप पढ़ना हो या रिवाइज करना हो तो मुझे किताब खोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एटलस में ही देख लूंगा कहाँ क्या है, क्या सब मैंने साइड में पूरी जो जगह खाली रहती है ना बॉर्डर्स पे, वहां पे मैंने सारा कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेट सर्किल फॉर योर जीएस प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।